हेलो एवरीवन, सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 गणित में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगी, जो कि सीटेट 2011 से लेकर सीटेट 2019 के पेपर में पूछे गए। मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मैं ले सकूँ, ताकि आपको एक अप्रोच मिल जाए इन प्रश्नों को हल करने के लिए। इसके अलावा मैंने मैथ्स पेडागोजी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। इसके अलावा सीटेट पेपर 2 साइंस की एनसीईआरटी की 6 to 8 की कंप्लीट सीरीज आप लोगों के साथ शेयर की है। ये सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो सीटेट पेपर 1 की पर्यावरण अध्ययन की कंप्लीट सीरीज भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अब चलिए सीधा प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में हमें पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का योगफल 32 है, सम ऑफ टू नंबर हमें कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या -36 होगी तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, अदर नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम करेंगे कैसे? हम ये जो दूसरी संख्या है, ये जो अदर नंबर है, हम इसे यहाँ पे x मान लेंगे। और हमें इस प्रश्न में बोला गया है कि ये जो दूसरी संख्या है और साथ ही साथ ये जो -36 है, इन दोनों का योगफल कितना है, 32 है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस -36 इक्वल्स टू 32, क्योंकि हमें सम ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 32। अगर हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे तो ये प्रश्न हमसे हल हो जाएगा। तो हम करेंगे कैसे, x को हम यहीं पे रहने देंगे। ये जो 32 है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड है, तो इसे आप ऐसे रहने दीजिए। ये जो -36 है, ये इक्वल के दूसरी साइड माइनस में है, तो दूसरी साइड जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो हमें इन दोनों का योग निकालना है, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। अगर हम 32 और 36 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 68, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन वाइज देखें तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को हल करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब चलिए दूसरे प्रश्न को जरा हल करें। इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि यदि a क्यूब हमारा 1+7, 3 का क्यूब हमारा 1+7 और 4 का क्यूब हमारा 1+7 के बराबर है, यानी कि a का ये जो क्यूब है वो 1+7, 3 का ये जो क्यूब है वो 1+7 और 4 का क्यूब हमारा 1+7 के बराबर है, तो हमें क्या करना है, ए बी सी का हमें योग करके इनका मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे, हमें यहाँ पे दे रखा है ए क्यूब कितने के बराबर दे रखा है, 1+7, यानी कि 1+7 के बराबर दे रखा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम योग निकाल देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1+7 होता है 8। अब हमें देखना है कि कोई ऐसी संख्या जिसका क्यूब जो है वो 8 होगा। तो यदि हम देखें तो हम 2 का अगर क्यूब करते हैं तो वो होता है 8। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, ये 2 के क्यूब के बराबर है। अगर इनकी पावर सेम है तो इनके जो बेस होंगे वो भी बराबर होंगे। तो a का मान कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 2। इस तरीके से हम आगे जरा हल करते हैं। आगे हम हल करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है 3 का ये जो क्यूब है वो किसके बराबर है, 1+7 b, यानी कि 1+7 + b के बराबर है। इसको जब हम हल करेंगे, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 को हमें 3 से 3 बार गुणा करना होगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने से 3 का जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा, 27। और यदि हम यहाँ पे 1 और 7 का योग निकालें, इन दोनों को ऐड करें, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो देखिए यहाँ से b कितना आएगा, b निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 27 और 8 को यहाँ पे माइनस करना होगा। यहाँ पे हमारा b का मान निकलेगा 19। तो देखिए अभी हमने a और b का मान निकाला, a आया हमारा 2 और b आया हमारा 19। ऐसे ही हम c निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि a कितना आया, 2, और b हमारा कितना आ गया, 19। तो देखिए c निकालने के लिए हम ये तीसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 4 का क्यूब हमें दे रखा है वो किसके बराबर है, 1+7 c। तो देखिए 4 का जो क्यूब होता है, हमें 4 को 3 बार 4 से ही गुणा करना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 64। और देखिए यहाँ पे हम 1 और 7 का योग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि इन्हें ऐड करना है और c हम यहाँ पे लिख देंगे।
तो देखिए इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 64 में से 8 गया तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 56। तो देखिए हमारे पास ए, बी और सी तीनों चीजें आ गई। हमें क्या करना है, लास्ट में इन तीनों को ऐड कर देना है, इन तीनों का योग निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी जब हम निकालेंगे, ए आया था मेरा 2, बी आया था मेरा यहाँ पे 19 और सी यहाँ पे आया था मेरा 56। और इन तीनों को जब हम योग करेंगे, जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 77, जो कि तीसरे ऑप्शन में हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न में हमें 2 की पावर 10 माइनस 1 दे रखा है और ये पूछ रखा है कि ये इनमें से किससे भाज्य है, यानी कि किससे डिविजिबल है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए जिनमें पावर हमें दे रखे हैं, इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, जैसे कि x की पावर अगर हमें m दे रखा है और बीच में माइनस का साइन है, क्योंकि हमें प्रश्न में भी माइनस का साइन दे रखा है, और अगर a की पावर m, यानी कि ऐसी दो संख्या जिनका बेस अलग हो पर पावर यहाँ पे बराबर हो, तो वो डिविजिबल किससे होते हैं, वो डिविजिबल होते हैं x प्लस a से। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये जो पावर हो, ये पावर मेरी एक इवन संख्या हो, यानी कि ये 2 की टेबल से भाग हो जाए। ऐसी पावर वाली संख्या जो होती है वो x प्लस a से भाज्य हो जाती है। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए आगे मैं जरा इसे लिखूंगी। यहाँ पे मुझे 2 की पावर 10 दे रखी है। अगर मैं 1 की पावर 10 लिख दूं तो भी ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 को आप 1 से कितने बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर वो 1 ही आएगा। अगर मैं इसको और ये जो मेरा इक्वेशन मैंने लिखी है x की पावर m माइनस a की पावर m, दोनों को ध्यान से देखूं तो दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों का बेस जो है वो अलग है और पावर जो है वो सेम है। और साथ ही साथ m जो हो ये इवन नंबर हो, यानी कि पावर जो हो एक इवन नंबर हो। तो देखिए ये जो पावर हमें दे रखी है ये एक इवन नंबर है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा, ये x प्लस a, यानी कि 2 प्लस 1। क्यों? क्योंकि x की जगह यहाँ पे 2 दे रखा है और a की जगह यहाँ पे 1 दे रखा है, यानी कि ये 2 प्लस 1 यानी कि 3 से यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब हम डिस्कस करेंगे चौथा प्रश्न, जिसके अंदर हमें एक संख्या को एक्सपैंड करके यहाँ पे दे रखा है और ये पूछ रखा है कि किसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 5। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम 3 रहने देंगे और यहाँ 10 की पावर 5 है। 10 की पावर 5 मतलब मैं 5 जीरो यहाँ पे लगा सकती हूँ। अब आप कहेंगे आपने 5 जीरो कैसे लगाए, क्योंकि आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 जीरो यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे हमें दे रखा है 4 को यहाँ पे इंटू कर रखा है 10 की पावर 3 से। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को लिख के 3 जीरो हम आगे लगा सकते हैं, और उसके बाद हमें दे रखा है 7 को यहाँ पे इंटू कर रखा है 10 की पावर 2 से, यानी कि 7 लिख के हम 2 जीरो और लगा सकते हैं। और आखिर में हमें यहाँ पे 5 दे रखा है, जो कि हमने इस तरीके से लिख दिया। आपको क्या करना है, आपको इन चारों का योग निकालना है, इन चारों को ऐड करना है। ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 304,705। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है ये करेक्ट होगा, यानी कि 3,04,705। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि अगर 2010 में किसी नगर की जो जनसंख्या है वो 30.3 मिलियन के बराबर है, तो ये जो संख्या है ये किसके बराबर होनी चाहिए। हमें 4 अलग अलग संख्याएं यहाँ पे दे रखी है। तो देखिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है। 1 मिलियन यहाँ पे 10 की पावर 6 के बराबर होता है, तो हम इसे आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए 1 मिलियन अगर 10 की पावर 6 के बराबर होता है तो 30.3 मिलियन किसके बराबर होगा, ये हम निकाल लेते हैं। 30.3 मिलियन को हम 10 की पावर 6 से यहाँ पे योग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, पॉइंट हटा के एक जीरो नीचे लगा सकती हूँ। ये मैंने किस हिसाब से किया, क्यों, डेसिमल के बाद एक डिजिट दे रखा है। अगर डेसिमल के बाद हमें कुछ इस तरीके से दे रखा होता है यहाँ पे,
तो मैं क्या करती, पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो यानी कि 100 यहाँ पे लगा देती। बट क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट दे रखा है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं 10 लगा दूंगी। पॉइंट यहाँ पे हट चुका है, ये बन गया 303। और ये जो 10 है इसको मैं 10 के पावर 6 से यहाँ पे काट सकती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर 5। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया 303 और इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है 10 के पावर 5 से। अगर मैं इसे एक्सपैंड करके लिखूं तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 303 और इसके बाद मुझे 5 जीरो और लगा देने हैं। मैंने यहाँ पे 5 जीरो और लगा दिया, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें 303 के आगे 5 जीरो दे रखे हैं। 303 के आगे 5 जीरो अगर आप देखें तो पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है, पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हल करें। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, एक हमें यहाँ पे आकृति दे रखी है यानी कि शेप दे रखा है और पूछ रखा है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वर्टिसेस को अगर हम देखें तो ये टोटल 6 है, तो ये टोटल 6 डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे दिखा पाएगा। इस क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन है यानी कि फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा हल करें। इस प्रश्न में हमसे पूछ रखा है कि अगर एक सर्कल है, अगर एक वृत्त है जिसकी परिधि हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका एरिया हमें यानी कि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए सबसे पहले हमें परिधि पता होना चाहिए वृत्त का, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है इसका सूत्र पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है ये है 2 पाई आर। इसके अलावा हमें प्रश्न में यहाँ पे वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस दे रखा है, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 पाई आर है ये इसको मैं किसके बराबर कर सकती हूँ, इसको मैं 3 के बराबर कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से रेडियस ज्ञात करूँ तो ये आ जाएगा 3 बटे में 2 पाई। तो देखिए यहाँ से मैंने निकाला रेडियस कितना है। अब इसके बाद हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि हमें यहाँ पे एरिया यानी कि क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का मैं इस बार फॉर्मूला लिखूंगी। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं सीधा भी ये फॉर्मूला लगा सकती थी बट मुझे आर नहीं पता था। अभी मैंने आर वहां पे निकाल लिया, तो मैं क्या करूंगी, पाई की जगह पाई रहने दूंगी। और अभी जो मेरा रेडियस आया था वो कितना आया था, 3 बटे में 2 पाई। अब इसका मुझे यहाँ क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। पाई यहाँ पे पाई रहेगा, 3 का जो स्क्वायर होता है यानी कि 3 को 3 से यहाँ पे गुणा करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और नीचे आप देखिए 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर यहाँ पे पाई स्क्वायर रहेगा। तो देखिए एक पाई से एक पाई यहाँ पे कट गया और यहाँ पे जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9/4 पाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हल करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अब हम डिस्कस करेंगे 8वां प्रश्न। इसमें हमें पूछ रखा है कि इसका हमें रेसिप्रोकल ज्ञात करना है। ये जो हमें नंबर दे रखा है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव पावर दे रखी है। नेगेटिव पावर वाले प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे, हम सबसे पहले इसको नॉर्मल लिखने की कोशिश करेंगे। जो ये पावर है ये पहले ब्रैकेट में ये दे रखी है -2। ये जो -2 दे रखा है ये इंडिकेट कर रहा है कि हम इसे उल्टा कर सकते हैं पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, 8 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। ये मैं क्यों कर रही हूँ, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। अगर आपको किसी की भी पावर पॉजिटिव बनानी है तो उस फ्रैक्शन को आप उल्टा कर दीजिए। तो ये जो -2 था ये 2 में बदल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी सेम यही चीज हो रही है। पावर कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं 5 को ऊपर कर दूंगी और ये जो माइनस का साइन अंदर है ब्रैकेट के वो तो ऐसे ही रहेगा बीच में, और 4 मैं नीचे रख दूंगी, जिसकी वजह से इनका पावर कितना हो जाएगा, 3। आपको इसके आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक ऑप्शन मिल गया, पहला ऑप्शन, जो कि इसके बराबर है। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन। आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे 8/3 की पावर हमें कितनी दे रखी है, 2, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में हमें
दूसरे ब्रैकेट में -5/4 की पावर कितनी दे रखी है, 3। तो देखिए इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। 9th क्वेश्चन जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न में हमें बोल रखा है अगर एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 110 डिग्री दे रखा है, यानी कि एक ट्राइंगल का जो एक एंगल है वो हमें 110 डिग्री दे रखा है, और आगे यहाँ पे पूछ रखा है कि बाकी जो दोनों एंगल है उनके बाइसेक्टर से बनने वाला एंगल कितना होगा। अगर हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल का जो एक एंगल है ये कितना दे रखा है, ये हमें 110 डिग्री दे रखा है। और इसके बाद पूछ रखा है कि ये जो दो एंगल है इनके बाइसेक्टर से बनने वाला ये जो एंगल है ये कितना बनेगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो इस चीज को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, जिस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका नाम मैं दे सकती हूँ त्रिकोण का, यहाँ पे मैंने दे दिया ए, बी और सी। हमें यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये जो हमारा त्रिकोण है, ट्राइंगल है, इसके हम तीनों एंगल का योग निकालेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ए मुझे नहीं पता और साथ ही साथ मुझे बी कितना पता है, 110 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सी मुझे नहीं पता तो मैं सी को भी इस तरीके से लिख सकती हूँ। ये कितने के बराबर आ गया, 110। तो यहाँ से मेरा ए प्लस सी कितना आ जाएगा, मैं क्या करूंगी, ये जो 180 है इसमें से 110 माइनस करूंगी तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 70। तो मैं यहाँ पे 70 लिख सकती हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस एंगल का आधा आधा पार्ट निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए एंगल A/2, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं C/2, यानी कि इसका मैंने आधा कर दिया, तो मुझे यहाँ पे 70 का भी आधा करना होगा जो कि होगा 35। तो इन दोनों के ये जो योग आया है या मेरा 35, आगे मैं किस तरीके से हल करूंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या हमारी आई है 35, इसका इस्तेमाल करके हम ये वाला एंगल निकाल देंगे जिस पे मैंने प्रश्न लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। हम आगे करने क्या वाले हैं, ये जो हमने A/2 निकाला है और C/2 निकाला है, हम इसे किस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, A/2 और C/2। और साथ ही साथ मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस एंगल का नाम मैं क्या दे रही हूँ, D। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ADC। तो ये कितने के बराबर हो गया, ये भी 180, क्योंकि ये छोटा भी एक ट्राइंगल है, ये वाला पोर्शन भी एक ट्राइंगल है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि मैंने इतने का पार्ट निकाला था, ये आया था 35, और मुझे अब क्या निकालना है, ए डी सी निकालना है, और इन दोनों का योग कितना है, 180 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी सी इक्वल्स टू, मैं 180 में से यहाँ पे 35 को माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 145 डिग्री, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। देखिए इस प्रश्न को हमने किस तरीके से हल किया। एक हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, ट्राइंगल बना लिया, जिसमें से मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे बाइसेक्ट करके इस तरीके से लिख दिया। और पहले मैंने क्या किया, ये मैंने एंगल ले लिया बी जो कि हमें 110 डिग्री दे रखा है, और ए, और इसे ले लिया सी। और पहले हमने पूरे ट्राइंगल की मदद से हमने क्या निकाला, एंगल A/2 और C/2 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू मैंने इस जगह पे और इस जगह पे लगा दी, जिसकी मदद से मैंने ADC यहाँ पे निकाल लिया 180 में से माइनस करके। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे जो आंसर आया वो आया 145 डिग्री। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हल करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अब हम डिस्कस करेंगे 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे फिर से पावर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले इस साइड को एक बार हल कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है 2/9, 2/9 की पावर हमें कितने दे रखी है, 3 दे रखी है, और दूसरे साइड हमें नेगेटिव पावर दे रखी है -6। तो हम क्या करेंगे, 84 को हम ऊपर कर देंगे और 4 को हम नीचे कर देंगे, क्योंकि पावर को पहले हमें पॉजिटिव बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को बस उल्टा कर देंगे। अब देखिए पावर जो है वो बराबर नहीं है, एक की पावर यहाँ पे 3 और एक की पावर यहाँ पे 6 दे रखी है। पावर को बराबर करने के लिए 2/9 की पावर जो 3 है इसको हम ऐसे रहने देंगे। अब क्या करेंगे, आगे यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो 6 पावर है इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि 2 3 क्या होता है, 6 होता है, ताकि ये जो बाहर ये जो 3 और ये वाला 3 है ये बराबर हो सके।
तो अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, आगे ये देखिए, अब ये जो दोनों संख्याएं लिखी हैं, दोनों की पावर कितनी आ गई, 3। तो हम आगे किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, हम इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/9, और यहाँ पे पहले ये जो 2 अंदर वाला पावर है ये तो ऐसे ही रहेगा, अभी इसको हम छेड़ेंगे नहीं, बट बाहर ये जो 3 पावर है ये सब में यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड में से 3 पावर को यहाँ पे कॉमन करके लिख लिया। अब आप करो क्या, अब आप इस ब्रैकेट को यहाँ पे हल करो। ब्रैकेट को हम किस तरीके से यहाँ पे हल कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 2/9 है इसको हम ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे हमें करना क्या है, 81 का स्क्वायर करना और 4 का स्क्वायर करना है। हम स्क्वायर करने के बजाय 81 को यहाँ पे 2 बार लिख देंगे और 4 को नीचे 2 बार लिख देंगे। देखिए कुछ वैल्यूज यहाँ पे कट जाएंगी, जैसे 9 की टेबल में 81 9 बार में जाता है, और ये 2 की टेबल में 4 कितने बार में जाता है, 2 बार में। तो हम इसे जब हल करके लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये किस तरीके से आएगा, आपको क्या करना है, ये जो 9 और 81 है, ऊपर आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इनकी पावर बाहर पे कितनी है, 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 729। ये जो 729 आया ये कहाँ से आया है, ये हमने क्या किया, ये हमें न्यूमरेटर में 9 और 81 को हमने यहाँ पे योग कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे यहाँ पे 2 और 4 बच गए, इसको हम योग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इनकी पावर अभी 3 है। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा था, मैंने इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व किया है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो हमने सॉल्व किया था उससे हमारा आंसर आया था 729/8, इसकी पावर आई थी 3। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, और इसके बाद अगर हम दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड हमें दे रखा है 2/9, और इसकी पावर दे रखी है 2m-1। अभी भी देखिए अभी भी हमारा ये आंसर सॉल्व नहीं हुआ। हमें क्या करना है, हम अब दोनों के बेस को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 8। तो हम इनका जरा रिलेशन देखें तो 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है 9 और यहाँ पे लिखा है 729। 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे यहाँ पे रिवर्स करने वाली हूँ। रिवर्स करके फ़ायदा क्या होगा, रिवर्स करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया 729, और जब मैं इन्हें उल्टा कर रही हूँ तो पावर यहाँ पे माइनस में हो जाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और ये जो दूसरी साइड है इसको हम अभी एज इट इज़ इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए अभी भी इसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हम क्या करने वाले हैं, ये जो 8 है इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 3, और 729 को मैं लिख सकती हूँ 9 की पावर 3, और इसका ओवरऑल जो पावर है वो है -3। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बेस को बराबर करने के लिए, अब देखिए इन दोनों का बेस लगभग बराबर आ गया। तो अब हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फाइनली मैं इस साइड की इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 2/9, और यहाँ पे इनकी पावर कितनी है, 3, और इनकी होल पावर कितनी है, -3। ये अभी मैंने आपके साथ सॉल्व किया था। और दूसरी साइड मुझे दे रखा है 2/9, और यहाँ पे पावर दे रखी है 2m-1। तो अब मैं क्या करूँगी, बेस ऑलमोस्ट मेरा सेम आ गया है, तो मैं इस साइड लिखूंगी 2/9, और इन दोनों पावर को मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ जाएगा -9, और दूसरी साइड में यहाँ पे एज इट इज लिख सकती हूँ। आप पेपर में इतना लेंदी आप सॉल्व ना करें, तो इसे 1-2 स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए अब मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इनका बेस सेम है तो मैं पावर को बराबर कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2m-1, ये कितने के बराबर आ जाएगा, -9 के बराबर आ जाएगा। हमें यहाँ पे m की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये जो 2m है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 के। और जब हम m की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरा -4, इन दोनों को भाग कर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर यहाँ पे ज्ञात करने हैं। हमें इस प्रश्न में x की पावर 4 + 4 के फैक्टर ज्ञात करने हैं, और ये देखना है कि इसके फैक्टर में से इन ऑप्शन को कौन सा मैच करेगा। तो इसे किस तरीके से हम हल करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 4 + 4। ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अगर मैं देखूं तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, x की पावर 2, और 2 को मैंने बाहर कर दिया, और साथ ही साथ 4 को भी मैं क्या कर सकती हूँ, 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये यहाँ पे एक सूत्र तैयार करता है जो कि है a² + b² का। a² + b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2ab।
तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे एक्सपैंड कर सकती हूँ। आप देखिए इन दोनों को मैच करके देखिए, दोनों यहाँ पे सेम जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये जो a है, a की जगह हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है और b की जगह हमें कितना दे रखा है, b की जगह हमें 2 दे रखा है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मूले में है -2ab, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे माइनस को माइनस रहने दूंगी और 2 को उतार लूंगी और a की जगह मैं यहाँ लिखूंगी एक्स स्क्वायर और b की जगह यहाँ क्या लिखूंगी 2, क्योंकि हमने 2 का स्क्वायर कर रखा है। अब आगे हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे आप ऐसे रहने दीजिए। बाकी आप यहाँ पे देखिए 2 बार हमें 2 दे रखा है और x का स्क्वायर दे रखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक बार यहाँ पे 2 लिखूं और x को भी यहाँ पे लिख लूं और इन दोनों का स्क्वायर कर दूं। अब देखिए ये भी यहाँ पे एक सूत्र तैयार कर रहा है जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 2 ब्रैकेट में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। हम आगे क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर अब निकालेंगे यहाँ पे। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, हमारा लास्ट जो आंसर आया था वो कुछ इस तरीके से आया था। तो मैं यहाँ पे इसे एक बार नोट डाउन कर रही हूँ। और अभी मैंने आपको बताया ये किसके बराबर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के बराबर है। तो हम इसे एक्सपैंड कर देंगे इसी सूत्र से, जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी मतलब a हमारा ये पूरा ब्रैकेट है और उसके बाद लिखना है a प्लस बी, b हमारा ये है 2x। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में लिखना होता है हमें a माइनस बी। a मेरा पहला पूरा ब्रैकेट आ गया माइनस बी। तो देखिए इस हिसाब से मेरे यहाँ पे दो यहाँ पे फैक्टर आ गए और ये जो दो फैक्टर हैं ये किसके बराबर हैं, ये यहाँ पे देखिए आप अगर ऑप्शन को मैच करें तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये जो ऑप्शन है ये मेरा सेकंड फैक्टर से मैच कर रहा है, यानी कि x का स्क्वायर फिर -2x, वो आगे पीछे लिखा है चलेगा इतना, +2। इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इस तरीके के प्रश्न हमें सीटेट पेपर 2 में गणित के अंदर पूछे जाते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हल करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रवि एक लड़का है जिसने 2 अलग अलग आर्टिकल खरीदे, यानी कि 2 अलग अलग सामान खरीद रहा है जो कि 1500 का है दोनों के दोनों। अब जब उसने पहला आर्टिकल खरीदा, पहला सामान खरीदा, तो उसे 6% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे उसे 6% का लाभ हुआ। जब उसने दूसरा सामान खरीदा तो उसे 4% का यहाँ पे लॉस हो गया। आगे हमसे पूछा गया है कि ये जो दोनों सामान खरीदे हैं रवि ने, उसमें उसे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो देखिए हम 1 बाय 1 इसे सॉल्व करते हैं। पहला जो सामान खरीदा है वो रवि ने 1500 का खरीदा है और 1500 का जो सामान खरीदा है उसके ऊपर उसे 6% का प्रॉफिट हुआ। 6% किसका, वो भी 1500 का। तो हम क्या करेंगे, 1500 तो उसने दिए ही दिए, साथ ही साथ उसने 1500 का उसको प्रॉफिट हुआ, वो भी 1500 का 6%। तो मैं लिख दूंगी 1500 का 6% मतलब 6/100। इसे किस तरीके से लिखा गया है, 1500 का वो सामान था उस पे रवि को 1500 का 6% प्रॉफिट हुआ। तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 1500 आप यहाँ पे उतार लीजिए, बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा और यहाँ पे आपको 15 को 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। तो इस तरीके से जो पहला सामान जो बिका है वो कितने का बिका है, 1590 का है, यानी कि 1590 का है। तो ये हमने पहला सामान का निकाला। अब चलिए दूसरे सामान का निकालते हैं जिस पे रवि को यहाँ पे लॉस हुआ था। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा सामान जो है वो भी यहाँ पे 1500 रुपए का खरीदा गया, जिस पे रवि को क्या हुआ, रवि को यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। और लॉस कितने का हो रहा है, 1500 के 4% का। 1500 का 4% मतलब 1500 को हम 4/100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 फिर से चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1500 हमने यहाँ पे लिखे और हमें माइनस करना है, 15 को यहाँ पे 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आ गया 1440, यानी कि अगर हम होल ट्रांजैक्शन देखें, यानी कि पूरा सामान कितने का खरीदा गया, इस पे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले होल ट्रांजैक्शन यहाँ पे निकाल देंगे। तो देखिए टोटल पहले आपको इसका ज्ञात करना है। हमने जो पहला सामान खरीदा था वो 1590 का खरीदा था और जो दूसरा सामान यहाँ पे खरीदा गया वो 1440 का खरीदा गया। इन दोनों को हम योग करेंगे तो वो आ गया हमारा
3,300 का। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो सामान था ये दोनों के दोनों 1500 रुपए के थे। 1500 रुपए के मतलब अगर एक सामान 1500 का है और दूसरा सामान भी 1500 का है, तो दोनों सामान मिला के कितने का होना चाहिए? ये होना चाहिए 3000। और रवि ने कितने रुपए दिए? सामान था 3000 का और रवि ने दिए 3030। तो इन दोनों का जो गैप आ गया वो आ गया आपका 30 का। और सामान ओरिजिनल कितने का था? ये था 3000 का। तो देखिए आपको यहाँ पे परसेंटेज गेन या लॉस निकालना है, तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया और यहाँ पे आपका 3 से 3 भी यहाँ पे कट गया। यानी कि 1% का रवि को यहाँ पे लॉस हुआ इस सामान को खरीदने में। लॉस किस तरीके से? हमने बताया कि 3000 का जो सामान था वो रवि ने यहाँ पे 3030 रुपए का खरीदा। इस हिसाब से जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट बैठेगा। और 1% कैसे निकाला? इसको हमने सॉल्व करके। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हल करें। इस प्रश्न में हमें बोल रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है x, x+2, x+4, x+6 और x+8। इनका हम मीन निकालें, यानी कि इनको हम एवरेज करें, तो ये 11 के यहाँ पे बराबर है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो पहली 3 संख्याएं होंगी उनका मीन यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए मीन किस तरीके से निकालते हैं, हम इन संख्याओं को यहाँ पे हम योग कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि क्या क्या दे रखा है? x, x+2, x+4, इसके बाद हमें दे रखा है x+6 और x+8। इसके बाद जब हम मीन निकालते हैं तो हम जितनी ऑब्जर्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी ये दे रखी है? 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों से हम यहाँ पे भाग कर देंगे, 5 से यहाँ पे भाग कर देंगे। ये किसके बराबर है? ये 11 के बराबर है। तो देखिए इसे हमें हल करना है। आप यहाँ पे न्यूमरेटर में देख सकते हैं x कितने हैं। आप जब x गिनेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे 5x है। और साथ ही साथ बाकी जो संख्या हैं, जैसे ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8, इसको हम ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। और आपको इस नीचे लिखे हुए 5 का करना क्या है? इसे हम दूसरे साइड मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 55, क्योंकि 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन तैयार हुई। इक्वेशन कुछ ऐसी है, 5x+20 किसके बराबर है? ये यहाँ पे 55 के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। 5x कितना आ जाएगा? आपको 55 में से 20 को माइनस करना है, क्योंकि दूसरे साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 35। अब जब यहाँ पे x का मान निकालोगे तो आपको क्या करना है? 5 को 35 से भाग करना है, तो आंसर आ जाएगा 7। तो देखिए x का मान हमारा 7 आ गया। तो पहली संख्या अगर हमारी 7 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 9, क्योंकि यहाँ पे x+2 लिखा है। पहली संख्या हमारी आ गई 7, दूसरी संख्या आ गई हमारी 9, और उसके बाद तीसरी संख्या, क्योंकि हमें फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे लेना है, तो हम क्या करेंगे? x में यहाँ पे 4 को हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 11। तो इन तीनों का हमें मीन निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? 7, 9 और 11 को हम यहाँ पे योग कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे टोटल कितनी है? 3 है। आप इनका यहाँ पे योग निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 27। 27 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 9, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न यानी कि 14th क्वेश्चन हमारे सामने है। हमें ये दे रखा है कि 2m माइनस 1/2m की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसका हम यूज करने वाले हैं। इसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2m माइनस 1/2m का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें दूसरी साइड भी स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का भी हमें स्क्वायर करना है। हमने स्क्वायर क्यों किया? इससे यहाँ पे हमारा एक सूत्र तैयार हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर। a की जगह हमें यहाँ पे कितना दे रखा है? 2m। तो हम क्या कर देंगे? 2m का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब ये जो हमें 1/2m दे रखा है इसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे दिए गए 2m का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। और आगे हमें क्या करना है? -2, और a कितना है यहाँ पे? a है हमारा 2m, और हमें इसके बाद लिखना होता है b, जो कि है 1/2m। तो देखिए इसका फायदा क्या होगा? 2m से 2m कट जाएगा और हमारा ये जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये देखिए इसका स्क्वायर करो
2m का हमारा स्क्वायर हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4m का स्क्वायर, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/4m का स्क्वायर -2, और साथ ही साथ इक्वल के बाद ये 4 का भी स्क्वायर हो रहा था, तो यहाँ पे हम इक्वल 4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 4m का स्क्वायर -1/4m स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो -2 है वो 4 के साथ वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6। अब देखिए इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये जरा देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि है 4m का स्क्वायर प्लस 1/4m स्क्वायर इक्वल्स टू 6, इतना हमारा आ गया। तो देखिए हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने निकाला है वो है 4m का स्क्वायर, और हमें चाहिए सिर्फ m का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे हमें चाहिए 16, और यहाँ पे आ रहा है 4। मैं क्या कर रही हूँ, पहले जो ये m स्क्वायर है ये बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 को हटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ पे 4 से भाग कर दूंगी। 4 से जब भाग करूंगी तो ये 4 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा m स्क्वायर, और अगर हम दूसरी साइड 4 से भाग करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग मतलब नीचे यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इस साइड डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी हमें 4 से भाग करना पड़ेगा, हमने इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो हमें क्वेश्चन में निकालना था और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर आ गई, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखा है। किस तरीके से लिखा है, 2 को आप बाहर रखिए और 3 को अंदर। हम जब इनका भाग कर देंगे तो यहाँ पे ये 2 बार में जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जिससे भाग किया वो नीचे, और साथ ही साथ जो हमारा रिमाइंडर बचा वो ऊपर हमें लिखना होता है, और जितने बार में ये भाग हुआ ये हम साइड में लिखते हैं। तो इस हिसाब से 1/2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ये हमने 14th क्वेश्चन अभी आपके साथ सॉल्व किया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब हम डिस्कस करेंगे 15th क्वेश्चन, जिसमें हमें बोल रखा है कि x जो है यहाँ पे है, ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। इस हिसाब से हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें m की पावर कितनी होगी। तो देखिए पहले हमें जो गिवन है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 5, 9, 7, और यहाँ पे हमें दे रखा है 10 की पावर 22, और यहाँ पे हमें दे रखा है 73.5, और हमें दे रखा है 10 की पावर 21। तो पहले मैं इन दोनों के पावर को बराबर कर देती हूँ। पावर को बराबर करने के लिए हम 21 को तो 21 रहने देंगे, बट 22 को हम 21 बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, एक 0 आगे भेज दूंगी, तो 7 के साथ मैंने एक 0 आगे भेज दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पावर अब दोनों की बराबर हो गई। दोनों की पावर कितनी है, 21। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जिसमें हमें पावर दे रखी होती है अलग अलग, आप सबसे पहले पावर को बराबर कर दीजिए। पावर को बराबर करने का फायदा क्या होगा, आप यहाँ पे पावर को क्या कर सकते हो, कॉमन ला सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5, 9, 7, 0 को आप इस तरीके से लिखिए, और इसके साथ आप क्या करिए 73.5 को एक ब्रैकेट में ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप क्या करिए ब्रैकेट के बाहर दोनों में से आप 10 की पावर 21 यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए इसे आप हल करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो आएगा 60435, और यहाँ पे 10 की पावर 21 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ही। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको ये जो नंबर आपका आया है ये देखिए, इसको आप मैच करके देखिए। ये जो क्वेश्चन में हमें ये नंबर दे रखा था लगभग ये नंबर सेम है, बस यहाँ पे दशमलव का फर्क है, डेसिमल का फर्क है। तो यहाँ पे आपकी 10 की पावर जो निकालनी है यहाँ पे आंसर आ सकता है। हमने क्या किया, जो हमें एक्सप्रेशन दिया था इसमें हमने 10 की पावर यहाँ पे बराबर कर दी। उसके बाद जब हमने हल किया तो ये जो 6 वाली जो वैल्यू आई है ये हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यू से यहाँ पे मैच कर रही है। तो देखिए आगे हम करेंगे कैसे, हमने जो ये सॉल्व किया हमारा आंसर आया है यहाँ पे, कितना आंसर आया, 6043.5, और 10 की पावर यहाँ पे कितना आया, 21। अगर हम प्रश्न वाली संख्या देखें जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें डेसिमल में इतना फर्क है कि ये जो डेसिमल है इसे यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दिया। डेसिमल को आगे शिफ्ट करने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है, हम ये शिफ्ट तो कर देंगे,
जो कि बिल्कुल बराबर आ जाएगा। इसकी वजह से 10 की जो पावर होगी, जब हम डेसिमल को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। कितना हमने शिफ्ट किया? 1 2 3, मतलब 3 डिजिट का हम आगे लेके गए, तो 3 पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी और पावर बन जाएगी 10 की पावर 24। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी सॉल्व किया और ये जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो लगभग बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे हमें पूछ रखा था कि 10 की पावर m, यानी कि m की संख्या क्या होगी, तो 10 की पावर यहाँ पे कितना है? 24। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 24, जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को हल करें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 18 के बराबर है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें करना क्या है, x को हम यहाँ शिफ्ट कर लें और हम 18 को नीचे लेके आ सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x को हमने शिफ्ट कर दिया, जो ऊपर लिखी हुई संख्या है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसको हम एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे और हमने नीचे यहाँ पे ले लिया 18। तो देखिए ऊपर जो है वो रूट में दे रखी है वैल्यू और नीचे यहाँ पे आ गया 18। आप क्या करिए, ऊपर वाली वैल्यू को तो बिल्कुल भी मत छेड़िए, वो बाद में कट जाएगी वैल्यू, उसको हम देख लेंगे। बट नीचे ये जो 18 दे रखा है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी रूट में लाने की कोशिश कर सकते हैं। और रूट में हम अपने आप यहाँ पे लेके आएंगे तो हमें यहाँ पे स्क्वायर भी इसका करना पड़ेगा ताकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सके। ये हमने क्यों किया? क्योंकि ऊपर सारी वैल्यू हमें रूट में दे रखी है। अब हम आगे किस तरीके से इसे हल करेंगे, हम यहाँ पे 18 का स्क्वायर कर देंगे। अभी देखिए न्यूमरेटर में जो भी हमें संख्या दे रखी है, अभी हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसको हम एज इट इज यहाँ पे उतार रहे हैं। अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 18 को 18 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 324। अब देखिए 324 का 2 गुना होता है 648, तो हम यहाँ पे काट देंगे बट ये स्क्वायर में रहेगा। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ गया। अब देखिए हम जो x का मान यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं, इसमें क्या बच गया, यहाँ पे एक रूट के अंदर क्या बच गया 1058 और दूसरे रूट के अंदर यहाँ पे आ गया 2। तो देखिए दोनों के दोनों संख्या रूट के अंदर है तो दोनों को हम गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद x का जो मान आएगा वो रूट के अंदर कितना आएगा, 2116, यानी कि 2116। अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 46 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस हिसाब से x का जो मान आ गया वो आया 46, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से हम x का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हल करें। अब हम डिस्कस करेंगे 17th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। आप देखिए अगर आप इन तीनों दशमलव वाली संख्या यानी कि डेसिमल वाले नंबर को ऐड करें तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.012। और आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.013। और इसके बाद आपको इन दोनों ब्रैकेट में दी हुई संख्या को यहाँ पे भाग करना है। भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.1 और प्लस यहाँ पे हमें x दे रखा है। इसके अलावा अगर हम दूसरी साइड यहाँ पे देखें तो इसको भी जरा हम हल कर लेते हैं। ये यहाँ पे 1.4 दे रखा है और साथ ही साथ आप देखिए नेगेटिव पावर दे रखी है। नेगेटिव पावर मतलब आप इसे उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करोगे तो 10 आपका ऊपर और 1 आपका नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाया तो हमने नीचे यहाँ पे 10 को लिख दिया। 10 से 10 कट गया, यानी कि ये जो पूरी संख्या हमें इक्वल की दूसरी साइड दे रखी है ये 14 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से आपने टुकड़ों में इन पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे इक्वेशन सेट करके इसे हल करना है। तो देखिए हमने जब इन तीनों का जब हमने एडिशन किया था वो हमारा आंसर आया था 2.012 और बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने लगा दिया। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया था ये आया था 0.103 और बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, हमने यहाँ पे लगा दिया। और इन दोनों का यहाँ पे आपको भाग करना है। भाग करके आया था 11.1 प्लस x और इक्वल के दूसरे साइड में पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ गया था 14। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को पहले माइनस करना है और 11.1 से प्लस करना है। इन दोनों नंबर को हम जब माइनस करेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.909 और प्लस हमें किससे करना है, 11.1 से, और साथ में इसके साथ x और इक्वल में यहाँ पे 14 भी हमें दे रखा है। तो देखिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और उसके बाद 14 में से इसे माइनस कर दीजिए।
यहाँ पे हमने लिख दिया 14 और इन दोनों को जोड़ के हम जब दूसरे साइड लेके गए तो ये माइनस में चला गया। इन दोनों को जोड़ के हमारा आंसर आया था 13.009। अब आपको क्या करना है, 14 में से 13.009 माइनस करना है, जो कि आपका फाइनल आंसर आएगा एक्स की वैल्यू इन दोनों को माइनस करके 0.991, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। देखिए, आप इतने बड़े क्वेश्चन को देख के घबराइएगा मत, पहले टुकड़ों में आप इन पार्ट्स को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आपकी इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो जाएगी। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक्स, वाई और जेड को हम फेस, वर्टेक्स और एज मान ले किसी भी एक पॉलीहेड्रा की, तो इनमें से हमें क्या करेक्ट दे रखा है। तो देखिए, x जो है हमारा जो फेस है हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 4 है, हमने यहाँ पे लेट कर लिया ताकि हम इक्वेशन को यहाँ पे सेट करके सॉल्व कर सके। y को हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं 4 और z जो कि हमें एक पॉलीहेड्रा का एज दे रखा है, इसको हम 6 यहाँ पे मान लेते हैं। आप सभी इक्वेशन में इनके वैल्यूज यहाँ पे पुट करिएगा। तो सेकेंड ऑप्शन में आप जरा देखिए, यहाँ पे हमें एक साइड दे रखा है x माइनस टू मतलब 4 में से यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 को माइनस करना है, तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। और दूसरे साइड हमें दे रखा है z माइनस वाई, z कितना लिया हमने 6 और 6 में से जब हम y यानी कि 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। दोनों साइड आपका 2 2 आ रहा है, तो यानी कि ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करते हैं। हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है कि वो कौन सी छोटी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और साथ ही साथ 10, 12, 15 और 18 से कंप्लीटली ये भाज्य हो जाए, यानी कि डिविजिबल हो। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर हमें यहाँ पे निकालना है, तो लीस्ट नंबर के लिए हम यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इन चारों नंबर का जब हम एलसीएम निकालेंगे 10, 12, 15 और 18 का, तो चलिए कितना आंसर आता है जरा इसे डिस्कस करें। पहले ये 2 की टेबल में भाग चला जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 क्योंकि ये 5 बार में जाता है। यहाँ पे 6, 15 2 की टेबल में नहीं जाता, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और 18 जाता है 9 बार में। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम 2 से और भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 और बाकी कोई भी नंबर ये यहाँ पे भाग नहीं जाते। इसके बाद हम 3 की टेबल से करेंगे तो 5 नहीं जाता, 3 जाता है और साथ ही साथ 15 भी जाता है 5 बारी में और 9 भी जाता है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब 3 एक और बच गया, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे बच गया 5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एलसीएम इसका निकाल लिया, जो कि आया 2 बार हमारा 2 आया और 2 बार हमारा 3 और 1 बार हमारा 5 आ गया। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, एलसीएम जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 और साथ में 3 भी यहाँ पे कितने बार आया था 2 बार और 5 हमारा 1 बार आया था। हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो जोड़े में होते हैं। देखिए 2 का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, 3 का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, पर 5 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बन रहा। तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, हमें इन संख्याओं को 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि सबके पेयर बन जाए, सबके जोड़े बन जाए और ये एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और साथ में इसे 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 900, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न के अंदर भी हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछ रखा है कि इसका एक फैक्टर इनमें से होगा, वो कौन सा है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए 2yz दे रखा है, यानी कि जो सूत्र तैयार हो रहा है वो y और z को मिला के हो रहा है। तो हमें क्या करना है, y के स्क्वायर वाले को अलग कर देना है और z के स्क्वायर वाले को अलग कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सूत्र बनाना है ताकि हम इसे आसानी से हल कर सकें। यानी कि हमें यहाँ पे y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और साथ ही साथ 2yz को अलग लिखना है एक ब्रैकेट के अंदर। इसके अलावा जो है जैसे कि यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख दिया और इसके अलावा हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर जिसको मैंने टिक किया है सबसे पहले वाई स्क्वायर। और क्योंकि माइनस को मैंने कॉमन लिया है तो जेड के आगे जो माइनस का साइन है ये प्लस में बदल जाएगा माइनस के साइन को कॉमन लेने की वजह से, जिसकी वजह से ये वाला साइन जो 2yz के आगे प्लस का था ये भी बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने x को यहाँ पे कॉमन ले लिया सबसे।
तो देखिए अभी मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर को तो लिखा ही, साथ में ये जो टिक की हुई वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद जो वैल्यू बच गई है आप उतार सकते हैं, जैसे कि एक्स, वाई और माइनस जेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप कहेंगे इसका फायदा क्या होगा? इसका ये फायदा है, ये यहाँ पे सूत्र तैयार हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस जेड का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। बाकी ये जो वैल्यू है बाहर पे आप इसे एज इट इज अभी भी ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इतना अगर मैं पार्ट देखूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ए यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे बी पूरा कितना दे रखा है, वाई माइनस जेड। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो दूसरे में हम लिखते हैं ए माइनस बी। तो ए को हम ऐसे लिखेंगे, माइनस बी जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे ये जो बच गया था, इस पूरे को हम एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एक्सप्रेशन निकला ही नहीं। आप जरा देखिए, ये जो दोनों साइड है, इन दोनों साइड में ये वाला पार्ट यहाँ पे कॉमन है, तो मैं यहाँ पे इन्हें कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहली साइड ये वाला जो डबल टिक वाली वैल्यू है ये बच जाएगी, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड बच जाएगा और दूसरी साइड कुछ नहीं बचेगा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरे दो फैक्टर यहाँ पे तैयार हो गए। और अगर आप इन दोनों फैक्टर को मैच करें तो ये आपको लास्ट ऑप्शन में मिल जाएगा, जो कि है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सूत्र पता करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्मूला ढूंढना है, जैसे कि मैंने 2yz की मदद से इस क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें एक ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज और एक स्क्वायर की बात की गई है। तो जरा इसे मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। तो देखिए, ट्राइंगल और एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे बना दिया और ये कह रहे हैं कि जो स्क्वायर की साइड है वो x है और ट्राइंगल का जो बेस है वो भी x है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ट्राइंगल का एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट को मैं यहाँ पे h लिख सकती हूँ। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है कि ये जो दोनों का क्षेत्रफल जो है ट्राइंगल और स्क्वायर का वो बराबर है, यानी कि दोनों का एरिया बराबर है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड इंटू साइड। ये हमें पता होना चाहिए, ये इसका सूत्र है जिसके लिए मैं यहाँ पे x का स्क्वायर लिख सकती हूँ। और अगर मैं ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है x और हाइट कितनी है h। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें बराबर कर देंगे। x का स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर का एरिया है वो ट्राइंगल के एरिया के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। हमने इस तरीके से लिख दिया। एक x से एक x यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे h आपको निकालना था। एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालनी थी ट्राइंगल की। तो हाइट कितनी आ जाएगी, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा 2x। तो इस तरीके से हम हाइट यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि सेकेंड ऑप्शन में हमें दे रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड समान होती है, इसका हमें साइड और हाइट का यहाँ पे रेशियो ज्ञात करना है। तो देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें हमारी जो साइड है इसको हम यहाँ पे x ले लेते हैं, तीनों साइड को। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों साइड को x ले लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की गई है और हाइट की बात की गई है, तो हाइट को भी मैंने यहाँ पे h ले लिया। अगर मैं इतने पार्ट की यहाँ पे बात करूं तो ये आ जाएगा आपका x/2। x/2 क्यों आएगा, क्यों? क्योंकि अगर पूरा x है तो ये पार्ट हो जाएगा x/2। आपको क्या करना है, दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो साइड और हाइट का रेशियो निकालना है। तो साइड तो x दे रखी है, अब हाइट को भी हम x की फॉर्म में लेके आएंगे। आप देखिए ये जो पार्ट में ABC यहाँ पे लिख रही हूँ, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो कि है AC का स्क्वायर जो होगा, वो यहाँ पे AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। AC का स्क्वायर कितना है, ये है आपका x का स्क्वायर, और साथ ही साथ AB जो है ये हमें h का स्क्वायर दे रखा है, मतलब h दे रखा है तो h का स्क्वायर ले लिया। और BC जो है ये हमने x/2 यहाँ पे निकाला था।
हमें यहाँ पे हाइट ज्ञात करनी है, तो हाइट को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो h का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x/2 का होल स्क्वायर। आपको हाइट ज्ञात करनी है तो आप स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाइए, तो ये यहाँ पे रूट में आ जाएगा। अब आप कहेंगे हम ये क्या कर रहे हैं, तो आपका अभी आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंदर स्क्वायर हो रही है संख्या और बाहर पे रूट लगा है। पहले हम अंदर की संख्या को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4x का स्क्वायर। 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा था, हमने उसे x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए आगे हम करने के वाले हैं, आगे हम इसे रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हम इसे रूट के बाहर निकाल सकते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन आया था मैं यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेती हूँ। नोट कर लिया मैंने ये एक्सप्रेशन। इसके बाद देखिए इन दोनों को मैं माइनस करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो देखिए x का स्क्वायर हो रहा है और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो √3 को छोड़ के इसमें x और 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो हाइट हमारी ये आ गई। साइड हमने इस प्रश्न में x ले रखा है, तो हम इन दोनों का क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो चलिए इसका जरा रेशियो निकालते हैं, साइड और हाइट का निकालना है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, हम हाइट ऊपर लिखें या साइड नीचे लिखें। तो देखिए साइड पहले लिखा है, हाइट बाद में लिखा है, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे। यहाँ पे हमारे जो साइड है वो हमने x ले रखा है और हाइट जो है ये हमारी √3/2x ये हमारी वैल्यू आई थी। तो देखिए x से x यहाँ पे कट जाएगा और ये फ्रैक्शन में है तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रेशियो निकल गया 2/√3, जो कि हमें सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, जो कि करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न में हमें एक पॉलीहेड्रन दे रखा है जिसमें हमें वर्टेक्स यहाँ पे ज्ञात करना है। अगर एक पॉलीहेड्रन का जो एज है वो 30 दे रखा है और फेस जो है वो 12 है, तो उसका वर्टेक्स कितना होगा। तो हमें एक सूत्र यहाँ पे पता होना चाहिए, F+V-E=2। ये हमें क्लास 8th की बुक में दे रखा है ये फॉर्मूला। यहाँ पे हम फेस को कितना लिख सकते हैं, फेस को हम लिख सकते हैं 12, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। वर्टेक्स हमें ज्ञात करना है और एज कितना है, ये है 30, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसे इक्वल टू 2 किया। अब हम v को छोड़ के बाकी सारी संख्याओं को दूसरी साइड लेके जाएंगे। 2 तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे -30 दे रखा था, जो कि यहाँ जाके +30 हो जाएगा। साथ ही साथ 12 जो था वो एडिशन में था, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। आपको क्या करना है, 32 में से अब 12 को माइनस करना है। 32 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20, जो इसकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो हमें थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न के अंदर हमें इसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके पावर को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 बार हमें 500 दे रखा है और एक बार दे रखा है 502। तो देखिए पावर को जरा बराबर करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो 502 हमें दे रखा है इसे हम क्या कर सकते हैं, 500 और 2 में हम इसे बांट सकते हैं। तो देखिए दोनों यहाँ पे 3 की पावर है, तो 3 का बेस लेके मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसे तोड़ दिया। बाकी चीज़ों को अभी मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि अभी आगे ये चीज़ सॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ इस पार्ट को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको ऊपर की साइड दिख जाएगा 500, यहाँ पे 3 के पावर 500 यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 3 के पावर 500 को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 के पावर 2 और यहाँ पे 3 के पावर 500 पूरा निकल गया, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1। क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर है हमें इसे एज इट इज अभी यहाँ पे उतार देना है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 500 प्लस 2। अब क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 500 तो है ही, हम करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8, प्लस 16 यहाँ पे है ही, और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 8 और 16 में से 8 यहाँ पे कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे अगर 8 को यहाँ पे कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 3 की पावर 500 प्लस 8 की टेबल में 16 कितने बार में आता है, तो आप कहेंगे 2 बारी में आता है। तो हमने यहाँ पे 2 इस तरीके से लिख दिया, और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज उतारा। एज इट इज उतारने का फायदा क्या है, डिनोमिनेटर में ये जो दे रखा है और ये जो ब्रैकेट है ये दोनों सेम आ जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा।
तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं 8, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है ये हमें सही दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। ये भी हमें पॉलीहेड्रन से पूछा गया है। पॉलीहेड्रन से जो भी क्वेश्चन आए हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, जो कि है हमारा F प्लस V माइनस E इक्वल्स टू 2। तो देखिए इसमें आप जस्ट वैल्यू को लगा दीजिए। फेस कितना दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, और वर्टेक्स कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 8, और E हमें एज हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14 माइनस E इक्वल्स टू 2। माइनस E को आप यहीं पे रहने दीजिए, ये 2 में से यहाँ पे 14 माइनस होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -12। इसमें होगा क्या, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो ई यानी कि एज कितना आ गया यहाँ पे 12। इस क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमें पूछा गया है, एक फ्रैक्शन है जो कि हमें 5/8 दे रखा है, और ये बोल रखा है कि अगर इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम ऐड कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 91 के बराबर आ जाएगा। तो हमें इनका डिफरेंस यहाँ पे, अंतर यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो फ्रैक्शन है इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, a/b मुझे कितना दे रखा है 5/8, और कह रखा है कि इन दोनों का जो योग होगा वो 91 के बराबर है। तो इन दोनों को जरा हम ऐड करके देखते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। 13 किसके बराबर है, 91 के। तो 1 किसके बराबर होगा, हम 91 को 13 से यहाँ पे भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 1 कितने के बराबर आ गया, 7 के बराबर। आप मुझे बताइए, अगर ये एक वैल्यू 7 के बराबर है तो 5 वैल्यू कितने के बराबर होगा, ये 35 के बराबर होगा। और अगर एक यहाँ पे 7 के बराबर है तो 8 कितने के बराबर होगा, 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 56। तो इस हिसाब से हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है ये कितने आ गई 35, यानी कि ए कितना है 35 और बी कितना है 56। हमें क्या करना है इस प्रश्न में, इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस यहाँ पे ज्ञात करना है। इन दोनों को जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 21, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न में हमें एक ट्रेपीजियम दे रखा है, और यहाँ पे हमें बता रखा है कि इस ट्रेपीजियम का जो क्षेत्रफल है ये हमें 720 दे रखा है। तो देखिए एक ट्रेपीजियम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, और इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो कितना है 720, और ये बोल रखा है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस, यानी कि ट्रेपीजियम के अंदर ये जो पैरेलल लाइंस मैंने बना रखी है इन दोनों का जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, ये हमें 20 मीटर यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से अगर एक पैरेलल लाइन हमारी 35 है यानी कि 35 है तो दूसरी यहाँ पे कितनी होगी, हमें ये ज्ञात करना है। इसके लिए हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ये फॉर्मूला होता है हमारा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ऊपर और नीचे की साइड को हम योग कर देंगे, जोड़ देंगे, इनटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, एरिया हमें दे रखा है 720, तो एरिया की जगह मैंने 720 लगाया, हाफ की जगह मैंने हाफ लगाया। ए कितना है यहाँ पे मेरा 35, और बी हमें यहाँ पे निकालना है, और हाइट मुझे कितने दे रखी है, ये मुझे दे रखी है 20। तो मैं क्या करूँगी, 2 और ये जो 20 है ये कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आगे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप 720 को लिखिए, और ये जो 10 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 35 प्लस बी। तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 72। अब आपको बी की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो आप क्या करिए, 72 में से यहाँ पे 35 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि दूसरे साइड ये प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे आ जाएगा 37, जो कि हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मीन निकालना है मीडियन और मोड का। तो पहले हम मीडियन और मोड निकालेंगे, और कभी भी हमें जब माध्यिका और बहुलक निकालना होता है तो उसके लिए हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, यानी कि छोटी से बड़ी संख्या। तो देखिए ये जो संख्याएं दे रखी हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में जरा अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 6, जो कि एक बार दे रखा है। 7 यहाँ पे हमें 2 बारी दे रखा है तो हम 2 बारी यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 हमें यहाँ पे 3 बारी दे रखा है तो 3 बारी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 9 मुझे एक बारी दे रखा है, और 10 मुझे एक बारी दे रखा है। इसके बाद हम गिनेंगे कि ये कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे ये 8 है, यानी कि ये कैसी है, इवन नंबर है जो कि 2 की टेबल में भाग चली जाती है।
आपको जब मीडियम निकालना है, मीडियन निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पे अगर ये इवन नंबर होते हैं, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, पीछे से यहाँ पे काउंट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 संख्याएँ जो हैं ये बीच में पड़ेंगी। 2 संख्या जो बीच में यहाँ पे पड़ रही हैं, वो है 2 बारी 8। तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्या को जोड़ना है, 2 से यहाँ पे भाग करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे मीडियन निकाल पाएँगे, जो कि आपका आंसर आएगा 8। अगर आपकी ऐसे नंबर हो जो कि ऑड नंबर हो, तो उसमें बीच में एक ही संख्या पड़ेगी, जो कि आपका सीधा मीडियन होगा। पर इवन नंबर में क्या होता है, बीच में 2 संख्याएँ यहाँ पे पड़ जाती है, जिनका आपको योग करके 2 से भाग करके मीडियन निकालना पड़ता है, माध्यिका निकालनी पड़ती है। अगर हम मोड की बात करें, तो मोड ऐसी संख्या होती है जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो देखिए 6 यहाँ पे 1 बार दे रखा है, 7 यहाँ पे 2 बार दे रखा है, 8 यहाँ पे 3 बार, 9 यहाँ पे 1 बार और 10 यहाँ पे 1 बार। तो 8 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, 3 बार रिपीट हुई है। तो इस तरीके से मेरी मीडियन और मोड दोनों आ गए, जो कि है 8। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का मीन ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या, इन दोनों का मीन निकालेंगे, यानी कि 8 और 8 का मीन किस तरीके से निकालेंगे, इन दोनों का योग करके हम 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल संख्या यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 16/2, जो कि हमारा कट के यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे फिर से फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। देखिए इसमें कोई भी सूत्र सीधा नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को प्लस और माइनस करेंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 को हम एज इट इज उतार रहे हैं, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को प्लस भी कर रहे हैं और एक्स स्क्वायर को माइनस भी कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर 4 तो ऐसे रहेगा, बट ये जो एक्स स्क्वायर है ये 2 बारी आ गए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर, और मैंने क्या किया, 1 को यहाँ पे रहने दिया और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज उतरेगा। तो देखिए अगर मैं ध्यान दूं, तो इतना जो ये पोर्शन है, यहाँ पे ये सूत्र बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 दे रखी है, एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ b यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हम ऐसे करके यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जो कि है a प्लस बी। a यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b हमें लिखना होता है, यानी कि प्लस x, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये रेडी हुआ, और हमें देखना है कि ये किस ऑप्शन से यहाँ पे मैच करता है। दूसरे ऑप्शन से मैच कर रहा है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये साइन यहाँ पे एडिशन का है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि 2 होल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 24 है। तो हमें ये बताना है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर। तो इनका सबसे छोटा पॉसिबल सम क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है 24। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को लिख दिया 24। तो 24 किस तरीके से बन सकता है, एक तो हम 1 और 24 को जब हम मल्टीप्लाई करें तब बन सकता है। इसके अलावा हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन सकता है, या फिर हम 4 को 6 से करेंगे तो, क्योंकि 6 को आप 4 से करोगे तो दोबारा वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। अब आप इनका योग करिए, इनका योग यहाँ पे आ गया 25, इनका योग यहाँ पे आ गया 14, और इनका योग यहाँ पे आ गया 11, और इनका योग यहाँ पे आया 10। तो हमें देखना है कि ऐसे 2 होल नंबर, ऐसे 2 संख्या जिनका जो प्रोडक्ट है वो 24 आए, और जिनका सम सबसे छोटा है। सबसे छोटा किसका आ रहा है, ये आ रहा है 10, यानी कि हमारी 2 संख्याएं हैं, और ये संख्या कौन सी है, 4 और 6, और इन दोनों का ये जो योग आ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, वो क्या है, 10। तो इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इस प्रश्न में एक करेक्शन है, यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे 8 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें एक संख्या दे रखी है जिन्हें यहाँ पे माइनस किया गया है। यहाँ पे है 1, 9, 5 और 7, और यहाँ पे नीचे लिखा है a और इसमें 9, और इन दोनों को जब माइनस किया गया है तो यहाँ पे आया 8, b 8 और 1। तो देखिए हमें यहाँ पे a और b की संख्या ज्ञात करनी है। कभी भी हमें पता है 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो ये कहीं ना कहीं 17 होगा।
साइड से कैरी लिया होगा तो ये बन गया होगा 4। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन तैयार हुई वो ही 17 में से जब 9 गया तो हमारा आंसर आ गया 8। और इसके बाद हमारा 4 में से a माइनस करके b निकाला। तो कहीं ना कहीं इसमें से कैरी लिया होगा तभी तो यहाँ पे 8 आया। तो कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 में से हमारा a माइनस किया गया तो ये b आया। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, a और b का योग। तो हमें इस पहली इक्वेशन को यूज ही नहीं करना। आप देखिए यहाँ पे 14 को आप रहने दीजिए, ये यहाँ जाएगा तो ऐड हो जाएगा। a प्लस बी कितना आ गया 14, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि हमें ए और बी का यहाँ पे सम निकालना है, योग निकालना है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि हम अगर 10 कैंडल को बेचें तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 8 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो आप करेंगे कैसे, आप लिखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिखिए सेलिंग प्राइस। आपको करना क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू के सामने रखनी है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के सामने रखनी है। क्योंकि यहाँ से आपका एक स्टेप यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 10। तो इस हिसाब से हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो गया, एस्टिमेटली 8, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10। तो देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का आया। तो 2 का हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना लिया है हमने 8, तो 8 हमने नीचे लिख दिया इंटू 100। क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है तो ये आ गया 1/4। 1/4 और इसके बाद आप इसे भाग कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यानी कि 25%। और इसके अलावा 25% तो वैल्यू है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये भी हमें बताना है। अगर किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 8 है और आप उसे 10 में बेच दो तो यानी कि आपने खरीदा 8 में और बेचा 10 में, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये 25% का प्रॉफिट वाला केस है। अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। इसमें हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें दे रखा 4 और यहाँ पे दे रखा 44/10 और यहाँ पे हमें दे रखा 404/100 और यहाँ पे हमें दे रखा 444/1000 और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दे रखा 4/10,000। तो देखिए इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। 4 को हम 4 रहने देंगे, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 4.4 और यहाँ लिख सकते हैं हम 4014। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 0 आ गए तो हमें 3 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके 0 कितने 4 और नंबर कितने 1। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 0 लगा देंगे। इस तरीके से 3 0 लगाने के बाद एक 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए आपको इन्हें योग करना है, आपको इन्हें ऐड करना है। तो आप इन संख्याओं को इस तरीके से लिखिए कि डेसिमल के नीचे आपका डेसिमल आ जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देते हुए इसे डेसिमल के नीचे डेसिमल लाना है और इस तरीके से आपको पहले इसे प्लेस कर देना है। आपको इन क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बढ़िया तरीके से इसे प्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे भी आएगा आपका 4। जब आप इसे ऐड करेंगे यहाँ आएगा 8 और 8 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 12। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करें। हम लोगों को इस प्रश्न में यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को जरा लिख लेते हैं। यहाँ पे है 2 की पावर a और यहाँ पे इसके बाहर पे b और c दे रखा है। डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है 5 की पावर b और ब्रैकेट के बाहर हमें दे रखा है a और c। हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है और a b c के हमें इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है। a कितना है यहाँ पे 2, b कितना है यहाँ पे 3, c कितना है यहाँ पे 0। जरा इनके वैल्यू को यहाँ पे लगा के देखते हैं। हमने 2 की जगह 2 को रहने दिया, a की जगह हम कितना लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं। और b कितना हमें दे रखा है, b हमें दे रखा है यहाँ पे 3 और c हमें दे रखा है यहाँ पे 0। इसके अलावा अगर हम देखें डिनोमिनेटर में भी हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है 5 और इसकी पावर दे रखी है b है यहाँ पे 3। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए a और c साथ में दे रखा है। a कितना है 2 और c कितना है यहाँ पे 0। तो देखिए इनकी पावर अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर आपका 0 आना है। और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही 0। और हमने एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर एक रूल पढ़ा है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
हमें अगले प्रश्न में यहाँ पे एक संख्या दे रखी है और पूछ रखा है कि हम y की जगह क्या रखें कि ये 11 से कम्प्लीटली भाज्य हो जाए। तो इस संख्या को हम यहाँ पे एक बार उतार लेते हैं। यहाँ पे 9y8071। हमें 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। जो हमारी ऑल्टरनेटिव नंबर है, अगर हम इन्हें ऐड कर दें, यानी कि 9, 8 और 7 का अगर हम योग निकालें तो ये कितना आ जाएगा। आप इसका योग आसानी से किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें 9 दे रखा है, यहाँ पे हमें 8 दे रखा है। इसमें से अगर हम एक संख्या इसको देते हैं तो ये भी बन जाएगा 9। 9 और 9 कितना होता है 18। 18 में आप क्या कीजिए, यहाँ पे 7 को आप जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से आप फटाफट यहाँ पे योग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनका योग आ जाएगा 25। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें दूसरा पेयर भी लेना है जो कि है y 0 और 1 का। y 0 और 1 को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका y प्लस 1। आपको क्या करना होता है, इन पेयर को यहाँ पे माइनस करना होता है। यानी कि 25 को आप एक साइड लिखिए और उसको आप माइनस कर दीजिए किससे, y प्लस 1 से। y प्लस 1 मतलब आप इसे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा y के साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, 25 में से 1 को यहाँ पे माइनस करना है। 25 में से 1 यहाँ पे आपका माइनस होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो 24 आपका आया है, आपको ऐसे नंबर ढूंढना है, ये जो 24 है ये 11 से भाग चला जाए। आपको पता है कि ये जो 24 है ये 11 से भाग नहीं जाता, पर इसे छोटा नंबर एक है जो कि है 22, जो कि 11 से कंप्लीटली भाग चला जाता है। अगर हम देखें 24 और 22 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो इस हिसाब से y का मान हम क्या रखें, y यहाँ पे हम रखें 2। तो इस हिसाब से ये नंबर कंप्लीटली 11 की टेबल में डिविजिबल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ साइंस का कंप्लीट कंटेंट, इंग्लिश पेडागोजी और साथ ही साथ मैंने पर्यावरण अध्ययन का भी कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोग चाहें तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।